नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग बताइए कैसे हैं आप लोग, किसका किसका पेपर था और कैसा पेपर जा रहा है आप लोगों का, एक बार बता दीजिए। ठीक है, पहले मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैं पीडीएफ तो खोल नहीं पाया, फोटो कुछ लोग आज सेंड किए थे। सारे क्वेश्चन लिख के कुछ लोगों ने सेंड किया है। अश्वनी कुमार, ठीक है, अश्वनी कुमार के बाद है ललिता यादव, और कोई जिसका नाम लिखा हो, यहाँ पे कोई है जिसका नाम नहीं लिखा है। कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चन एकदम लिख के भेजे हुए हैं, बहुत से क्वेश्चन इन्होंने लिख के भेजे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन के डिजिट्स गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। डिजिट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चला, बट हाँ क्वेश्चन ठीक है। इन्होंने सारे क्वेश्चन भेजे हैं। दो नाम आपको बता रहा हूँ, ललिता यादव, धीरेन्द्र पटेल, उदय सिंह, और कौन है एक आपको, अश्वनी सिंह। ठीक है, इतने नाम आए थे। किसी बच्चे ने हाथ पे लिख के भी क्वेश्चन भेजा था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा था क्योंकि उसका आंसर नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने उसको किया नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल सभी लोग मस्त है, एकदम बहुत अच्छे। स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें, कोई दिक्कत? आप सभी लोग एक बार इस क्लास को, सुबह में क्लास नहीं हुई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था, ऊपर लाइट शॉर्ट सर्किट कर गया था, जिसकी वजह से सारी लाइटें आपकी बंद हो गई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर करिए, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका लेते हैं। पेपर आपका वही चल रहा है, आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आराम से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए, तो जरा इस क्वेश्चन को आप सभी लोग लगाइए, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 8 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाता है? मूलधन का 11/25 हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहां पे ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात है। क्या हो गया है? मूलधन का 11/25 हो गया है। अगर मान लीजिए मेरा मूलधन 25 है, यानी कि अगर मेरा प्रिंसिपल 25 है, तो आपको एसआई कितना मिल गया है? एसआई आपको 11 का मिल गया है। ठीक है, अगर 25 रुपए आपका मूलधन है तो एसआई कितना हो जाएगा? एसआई आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ब्याज कितना हो जाएगा? आपको पता है एसआई बराबर होता है पी गुड़े आर गुड़े का टी, और बट्टे में आपका 100 होता है। ठीक, एसआई आपका 11 है तो यहां 11 लिख लीजिए, पी 25, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको 8 साल का दिया है, बट्टे में 100 कर लीजिए। 25 से कटेगा कितने बार में? 25 चौके 100, 4 दूने का 8, यानी कि रेट आपका क्या हो जाएगा? 11/2 हो जाएगा। 11 है, 2 यहां आएगा, यानी कि रेट कितना हो जाएगा? दर आपकी 5.5% की हो जाएगी। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, ब्याज की दर 5.5% की हो जाएगी। एक तो आपके पास ये मेथड है, यहां पे दिया गया है 11/25 दिया गया है ना, तो 11/25 का ही आप प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, कितना प्रतिशत आ जाएगा? ये आपका 4 बार में कट जाएगा, 44% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 8 साल में आपको 44% का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 8 साल में आपको 44% का ब्याज मिल रहा है, तो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर होता है। तो 8 वर्षों में आपको कितने का ब्याज मिल जाएगा? अगर 8 वर्ष में 44 का मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितने का हो जाएगा? 8 से काट देंगे तो 5.5% आपका आ जाएगा। दोनों मेथड हम जानते हैं, दोनों से कर सकते हैं। थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ, बहुत अच्छा है। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आप लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाया, लेकिन लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, समय ज्यादा लग रहा है, कहां लग रहा है? रीजनिंग के क्वेश्चन में ज्यादा लग रहा है या फिर आपके मैथ के क्वेश्चन में ज्यादा लग रहा है? ठीक है, बता दीजिएगा। रीजनिंग में लग रहा है तो आपको बताए हैं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको छोड़ना है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन शुरू में आपको छोड़ देने हैं, लास्ट में उसको करने हैं। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी समीकरण के 2 मूल दिए गए हैं, एक 3 है, एक -7 है, तो आपको समीकरण ज्ञात करना है। देखिए, समीकरण से तो सवाल रोज आ रहे हैं, डेली आपके 1 से 2 सवाल आपके पेपर में मिल रहे हैं, तो समीकरण एकदम अच्छे से देख के जाइएगा। एक समीकरण दिया गया है, अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर आपको -7 दिया गया है। यह चीज आपको दी गई है, आपको समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा पता है। समीकरण कैसे निकालते हैं आपको पता है, समीकरण कैसे निकाल देते हैं? कैसे निकलता है? x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, और गुणे में आपका x होता है और प्लस में आपका क्या होता है? अल्फा गुणे का बीटा होता है। यही हमारा समीकरण होता है, बस इस पे हम कर देंगे और इस पे आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं कैसे हो जाएगा। x² तो आपका चलिए ठीक है वैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? 3 और प्लस में -7 है, तो ये आपका -4 हो जाएगा। गुणे में x है और प्लस में आपका क्या है? अल्फा गुणे का बीटा, यानी कि 7 या 21 -21 आ जाएगा। ये आपका
ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 21 बराबर 0, ये आपका समीकरण बन जाएगा। समीकरण से डेली सवाल आ रहे हैं, समीकरण सीख के जाइएगा, समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, और मूल पता है तो समीकरण कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको कराए भी हैं, जो लोग पढ़े होंगे, डेली पढ़े हैं, आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ए बी सी एक काम को, तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया है ए बी और सी मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं, फिर से क्या होता है, ए बाकी काम को आपको बताना है, जो बाकी काम शेष रह जाएगा उसको ए कितने दिनों में करेगा, ये चीज आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद दिया गया है बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, 60 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम आपका 120 हो जाएगा, ये 40 से 3 बार में जाएगा और 60 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या पता चल जाएगा, ए बी और सी की कार्य दक्षता कितनी की है, 3 की है, बी और सी की कार्य दक्षता कितने की है, 2 की है, तो यहां से आप ए की कार्य दक्षता निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बी सी खत्म हो जाएगा, ए बच जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा। ए की कार्य दक्षता क्या है, 1 की है। अच्छा क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है बी और सी, सॉरी ए बी सी 30 दिन तक काम करते हैं, तो ए बी सी अगर 30 दिन तक काम करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो 30 दिन में कितना काम कर देंगे, 30 दिन में ये लोग आपका 90 यूनिट का काम कर देंगे। कुल कार्य था आपका 120 यूनिट, जिसमें से 90 यूनिट काम ये लोग कर दिए हैं। ठीक है, 120 यूनिट काम था, ये लोग 90 यूनिट काम कर दिए हैं, काम बच कितना गया, तो काम इनके पास बच गया है सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट का। ए एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, तो 30 यूनिट का काम करने में कितना समय लगेगा, 30 यूनिट का काम करने में 30/1 यानी कि 30 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा इनको, 30 दिन का इनको समय लगेगा 30 यूनिट काम करने में। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। टाइम एंड वर्क के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सबके सब आसान आ रहे हैं, लगभग सारा पोर्शन आपका आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। कुछ पॉइंटों में कैलकुलेशन आए हैं आज, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, एग्जैक्ट उसका नंबर नहीं पता है, लेकिन हाँ पॉइंट्स में कुछ कैलकुलेशन है जो आपका टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का अनुपात आपको दिया गया है। कितने सिक्के हैं, इसका रेशियो दिया गया है 5, 7 और 8 का। इसके बाद कहा गया है और जो कुल राशि है ना, ये आपका 1250 रुपए है। तो आपको बताना है इसमें 5 के कितने सिक्के हैं। सिक्कों वाले सवाल आप लोग पढ़े हैं ना, क्वेश्चन अच्छे से टाइप नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें से छांटना होता है, फिर से टाइप करना होता है, तो थोड़ा सा इसमें एरर हो सकता है, क्योंकि इसको चेक करने का भी बहुत टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन बस आपको समझना है, क्वेश्चन का मतलब समझना है। देखिए क्या हुआ है, 2 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए के, ये 3 सिक्के हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या है, 5, 7 और 8 के अनुपात में ये सिक्के हैं। अच्छा अब एक चीज देखिए, इसको हम करेंगे कैसे। अगर मान लीजिए आपके पास 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे। 5 रुपए के 7 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 35 रुपए हो जाएंगे। 10 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, ये 80 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 35 10 45, 45 प्लस में 80 यानी कि 125 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ये कुल मिला के कितना हो जाएंगे, 125 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 1250 रुपए है, यानी 125 की वैल्यू किसके बराबर है, 1250 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी 10 के बराबर हो जाएगी। आपसे पूछा गया है 5 रुपए की सिक्कों की संख्या। 5 रुपए की कितने सिक्के हैं, आप देखिए 7 रेशियो में है, और 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये आपका 70 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछता आप निकाल सकते थे। आपसे 5 का पूछता तो क्या हो जाता, ये 50 सिक्के हो जाते। 8 का पूछता तो क्या होता, ये आपके 80 सिक्के हो जाते। आपसे पूछा गया है 7 रुपए के, तो ये आपके 70 सिक्के होंगे। ठीक है, कर लेंगे ना, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कुल सिक्कों की संख्या भी आपसे पूछी जाती है, तो ये भी निकाल सकते हैं। कुल सिक्कों की संख्या आप जोड़ लीजिए या फिर इनको जोड़ के 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल आराम से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इतना सरल नहीं आ रहा है। देखिए मेरे पास फोटो पड़ा हुआ है, कहेंगे तो अभी इसी डेस्कटॉप पे आपको फोटो खींच के दिखा देंगे कि क्या बच्चे भेज रहे हैं। जो बच्चे भेज रहे हैं उसी आधार पे हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। जो फोन करते हैं आप लोग जो बताते हैं, ऐसा भी नहीं है कोई एक बार भेजेगा तो उस क्वेश्चन को करा देंगे। 2-3 बच्चे जब देखते हैं ना कि 2-3 बच्चे एक तरह का सवाल भेज रहे हैं, सेम क्वेश्चन भेज रहे हैं, तभी उस क्वेश्चन को हम लोग कराते भी हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 का पूछा था, बिल्कुल 5 का पूछा था, कोई लिख भी रहा है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। घन है और इस घन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आराम से आप लोग कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। क्या होता है, किसी भी घन का टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणे का a का स्क्वायर। a क्या होता है, a आपकी भुजा की लंबाई होती है। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे का, a की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 25 गुणे का 6 यानी कि 150 आपका आंसर आ जाएगा। घन, घनाभ और क्या, घन, घनाभ, सिलेंडर यानी कि बेलन और गोला डेली पूछा जा रहा है। आज कहीं बेलन का क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ गोला और घन और घनाभ आपसे पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 8 सितंबर को पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। मैथ नहीं आती है तो मैथ सीखेंगे, सारी चीजें आपको आने लगेगी। एक वैन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में किसी यात्री को पूरा करती है, ठीक है। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड यानी कि चाल गुणे का समय होता है। दूरी आपको पता चल जाएगी। 40 की स्पीड से अगर कोई गाड़ी 7 घंटे तक भागती है तो कितना दूरी तय करेगी, 280 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी दूरी कितना हो जाएगा, दूरी आपका हो जाएगा 280 किलोमीटर की। क्वेश्चन में कहा गया है अगर इसी दूरी को सिर्फ 5 घंटे में तय करना हो, इसी दूरी को सिर्फ 5 घंटे में तय करना हो तो कैसे होगा। 280 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस बट्टे में समय करेंगे तो स्पीड पता चल जाएगा। आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए ये आपको पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30 यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। कर लेंगे ना, बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते हैं। एएलपी का क्लास दीजिए, असिस्टेंट लोको पायलट का क्लास। एएलपी का फॉर्म आया है क्या, एक बार बताइएगा। अगर फॉर्म आया होगा तो क्लासेस करा सकते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग ऐसे पढ़ना है तो आप डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे ना तो आराम से मैथ रीजनिंग आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। कहा गया है एक विक्रेता 12% के लाभ पर 12 कुर्सी बेचता है। साथ में कहा गया है 3% के हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपए का है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को लगाइए तो देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं और कैसे कितना आता है आपका आंसर। एक बार लगाइए तो। किंजल गुप्ता, हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा हमें नहीं समझ में आ रहा है। चलिए एकदम आराम से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ है, हम मानेंगे कि एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य है हम ये मान लेंगे कि 100 रुपए है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य हम मानेंगे कि 100 रुपए है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहा गया है 12% का लाभ का मतलब क्या है। अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है तो लाभ कितना हो जाएगा, 12 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। 3% हानि का क्या मतलब है, इस पे हानि आपका 3 रुपए का हो जाएगा। लाभ को मैं प्लस साइन में लिख दिया हूं और हानि को माइनस साइन में लिखा हूं। अच्छा, अगर 12 कुर्सी को आप 12 रुपए के लाभ पर बेच रहे हैं तो कितना रुपए का लाभ हो जाएगा। देखिए एक कुर्सी पर 12 रुपए का लाभ हो रहा है तो 12 कुर्सी पर कितने का लाभ होगा, गुणा कर लेंगे तो आपको पता चलेगा 144 रुपए का लाभ हो रहा है। 144 रुपए का लाभ हो रहा है। अच्छा, अगर एक कुर्सी पर आपको 3 रुपए का हानि हो रहा है तो 4 कुर्सी आप हानि पर बेच रहे हैं तो 4 कुर्सी पर कितने का हानि हो जाएगा, 4 कुर्सी पर आपको 12 रुपए का हानि हो जाएगा ना। अब देखिए कैसे होगा। 144 का लाभ हो रहा है और 12 रुपए का हानि हो रहा है, ठीक है। 144 का लाभ हो रहा है और 12 रुपए का हानि हो रहा है तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के आपको दिख रहा है कि 132 रुपए का आपको लाभ ही हो रहा है।
कितने का लाभ हो रहा है? 132 रुपए का। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1650 रुपए का आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, 1650 रुपए का आपको लाभ हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो 132 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1650 के बराबर हो जाएगी। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक की वैल्यू आपकी 1650 बट्टे में 132 के बराबर हो जाएगी। और क्वेश्चन में आपको क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको 100 का मान निकाल देना है। गुणे में 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको सॉल्व करिए, कितना जा रहा है देखा जाए। एक बार इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है देखिए। ये आपका किससे कट रहा है? ये आपका अगर 4 से मैं काट दूं तो 4 से कट जाएगा 4 तिया 12 और 4 तिया 12 33 बार में। 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। 11 से कटेगा 3 बार में, 11 से कटेगा 150 बार में, और 3 से कट जाएगा ये 50 बार में। 25 बचे क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, और 125 यानी कि 1250 रुपए आपका आ जाएगा एक कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है, एक बार देखिए तो समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया? 132, ठीक है, 1250 रुपए एक कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि हम एक कुर्सी का क्रय मूल्य 100 माने थे। 132 बराबर 1650 है, तो यहां से 1 बराबर 1650 बट्टे में 132 हो जाएगा। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 100 है, तो 100 का दाम निकाल लेंगे, तो सीपी बराबर आपका 1250 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना? बिल्कुल, 1250 इसका सही जवाब आएगा। बिल्कुल, मैथ कमजोर है चाहे डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेसिक से सिखाएंगे। एकदम बेसिक से आप लोग आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से भी सीखना है ना, तो एसएससी मेकर के ऐप पे जाके सीख लीजिए। अजय सर उस पे आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाए हुए हैं, वहां पे आप लोग आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान। देखिए, क्वेश्चन आसान नहीं था, लेकिन इसको आसान आपको बनाना था। और आसान कैसे बनता? हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते, उसके बाद जैसे जैसे कहा गया है ना, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाते, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस घनाभ का आयतन आपको ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे घनाभ का आयतन पूछा गया था। ठीक है, आपसे घनाभ का आयतन पूछा गया था। तो घनाभ के आयतन का तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं? अगर कोई क्यूबॉइड आया है तो क्यूबॉइड का वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्यूबॉइड का वैल्यू निकालते हैं लेंथ गुणे का ब्रेथ गुणे का हाइट। ये होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? लेंथ आपको 3 दिया है, ब्रेथ आपको 4 दिया है, और हाइट आपको 5 दिया है। तो 4 तिया 12 25 60, ये आपका डायरेक्ट आंसर था। ठीक है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर हो जाएगा। लिखना भी नहीं पड़ेगा, देख के कर लेंगे। 3 चौके 12 पंजे 60 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आराम से आप लोग कर लेंगे। आप फंस रहे हैं रीजनिंग में, रीजनिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हैं? रीजनिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो आप मैथ्स पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैथ्स में जितना टाइम मिलना चाहिए उतना टाइम भी आपको नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन में 1.5 से 2 मिनट होता है तो इसका मतलब, और उसके बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। और वैसे क्वेश्चन फिर से मत टच करिएगा, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टाइम लगा रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक कार का जो क्रय मूल्य है ना, एक कार का जो मूल्य है हर साल 10% कम हो जा रहा है। एक कार का जो मूल्य है हर साल 10% कम हो जा रहा है। कहा जा रहा है यदि कार्य का मूल्य 16,000 रुपए है तो 2 साल के बाद कार का मूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए एक कार है, उसका रेट आपको दिया गया है, प्रेजेंट रेट है 16,000 का। एक साल में उसका प्राइस 10% कम हो जा रहा है, तो 2 साल बाद उसका कितना प्राइस होगा आपको ये बताना है। स्नेहा कुमारी, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप फास्ट समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह आप लोग करेंगे ना, तो चीजें आप लोग जल्दी जल्दी समझने लगेंगे। ठीक है, देखिए 16,000 की कोई वस्तु है, अगर एक साल में 10% रेट कम हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा? पहले साल घट के 90% रह जाएगा, यानी 90 बट्टे का 100 हो जाएगा। फिर से अगले साल 10% कम हो जाएगा तो फिर से 90 बट्टे का 100 हो जाएगा। यही तो हम लोग करते हैं, सक्सेसिव लगा लेते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट का, क्रमिक छूट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। अच्छा, 16,000 की वस्तु 19,360 रुपए की हो जाएगी।
जाएगी, ठीक है। 16,000 की वस्तु कोई लिख रहा है 19,360 हो जाएगी। रेट घटेगा, अगर रेट हर साल 10% घट रहा है तो रेट बढ़ कैसे जाएगा, इस चीज का ध्यान दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लीजिए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लीजिए, कितना हो जाएगा 9 9 81, यानी कि 160 गुणे का 81 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक जीरो लिख लीजिए, 16 एकम 16 का 6 कैरी 1, 16 अट्ठे क्या होता है 128 और 129 हो जाएगा। तो 12,960 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12,960 आ जाएगा ना, आराम से, बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। 10,200 भी आ रहा है, किसी का 4,000 भी आ रहा है, इतना कम क्या है। तो चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। दो संख्याओं का गुणनफल 8120 दिया हुआ है, HCF 29 दिया है, आपसे एलसीएम पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आप लोग किए हैं, बहुत सी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख के ही कर सकते हैं। कैसे होता है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है एलसीएम गुणे का HCF। ये तो हम सब लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला आपका एकदम आसान सा फॉर्मूला है। चलिए लगा दीजिए। तो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को कितना टाइम मिलता है, एक बार आप देखिएगा और नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलेगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 8120, एलसीएम आपको निकालना है, HCF आपका 29 दिया गया है। इसको मैं डायरेक्ट काट सकता हूं, 29 से 2 बार में काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 58 हो जाएगा। यहां क्या बच जाएगा, यहां पे आपका 3 बच जाएगा, यहां पे आपका 2 बच जाएगा, ये आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। इसको 8 बार में काटेंगे, सीधे 232 कट जाएगा, ये 0 बच जाएगा, यहां लगा लीजिएगा। तो एलसीएम आपका 280 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपका 280 आ जाएगा। थोड़ा सा काटपीट आपको करना पड़ेगा, जो कि आप कर सकते हैं, काटना तो आसान है, आराम से आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 120 मिनट मिलता है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल 120 मिनट मिलता है, वो भी अच्छा समय है। सर अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत कम आता है, पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, जो भी है इस क्वेश्चन को करिए। 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 53 रुपए है, 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। क्या, 7 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग लगा सकते हैं अगर जानेंगे तो, ठीक है। सीजी सब इंस्पेक्टर के लिए क्लास कब ले रहे हैं, सीजी सब इंस्पेक्टर मतलब कौन सा पोस्ट है ये। देखिए 3 पेन है और 2 पेंसिल है, ठीक है। 2 आपके पेंसिल, PCL लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और पेंसिल लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपके 2 पेंसिल हैं, ठीक है, इनका मूल्य 53 रुपए दिया गया है। इसके साथ दिया गया है आपके 2 पेन है और क्या है, इसके साथ है आपका 5 पेंसिल है, इसका मूल्य आपको दिया गया है 50 रुपए। सबसे पहले मुझे एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य पता चल जाएगा तो मैं आराम से सारी चीजें कर लूंगा। तो लेकिन पता कैसे चलेगा, देखिए आप तो या तो पेन को बराबर कर लीजिए या तो पेंसिल को बराबर कर लीजिए, किसी एक को बराबर करना हो तो बराबर कैसे होगा। देखिए यहां पे 3 पेन है ना, इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करूंगा, इस पूरे समीकरण को मैं 3 से गुणा करूंगा। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 3 दूना 6 पेन बच जाएगा, और प्लस में 3 पंजे 15 पेंसिल बच जाएगा, और 15 पेंसिल हो गया ना तो इसका रेट भी बढ़ जाएगा। 3 गुणे का 50 करेंगे तो ये आपका 150 रुपए का हो जाएगा। इसमें गुणा करिए तो 2 तिया 6 पेन हो जाएगा, 2 दूना 4 पेंसिल हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका 53 गुणे का 2, यानी कि ये आपका 106 रुपए का हो जाएगा। अब बराबर करने का क्या फायदा हो, ध्यान दीजिएगा, बराबर करने का क्या फायदा है, थोड़ा अलग था, क्या अलग था बता देंगे तो उसको भी करा देंगे। देखिए बराबर हो गया ना, 6 पेन 6 पेंसिल है, तो इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो 6 पेन से 6 पेन घटेगा तो ये खत्म हो जाएगा। 15 पेन से 4 पेंसिल घट जाएगा तो ये 15 पेंसिल से 4 पेंसिल घटेगा तो 1 पेंसिल बच जाएगा, और यहां पे जब 150 में से 106 घटेगा तो ये आपका 44 बच जाएगा। 11 पेंसिल बराबर 44, तो 1 पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा, 1 पेंसिल बराबर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 1 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये आपका 4 रुपए हो जाएगा। यहां से क्या निकला है, यहां से निकला है कि 1 पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर 4 रुपया हो गया। 1 पेंसिल का क्रय मूल्य निकल गया, कहीं भी रखेंगे तो आपको पेन का भी मूल्य निकल जाएगा, कहीं भी रखेंगे पेन का मूल्य निकल जाएगा। क्या दिया गया है इस इक्वेशन में, 3 पेन है
और 2 पेंसिल है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य 4 रुपए है तो 2 पेंसिल का क्रय मूल्य 8 रुपया हो जाएगा, बराबर में 53 हो जाएगा। इसको यहां लाके माइनस करेंगे तो 3 पेन बराबर क्या हो जाएगा, 3 पेन बराबर 45 हो जाएगा। तो एक पेन का मूल्य आपका 15 रुपए आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा लेकिन आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपसे जो भी पूछे निकाल सकते हैं। एक पेंसिल का क्रय मूल्य पता है, एक पेन का क्रय मूल्य पता है। आपसे पूछा गया है 7 पेन और 7 पेंसिल का, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 15 गुणे का 7 हो जाएगा, और 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 7 गुणे का 4 हो जाएगा। तो 15 सत्ते 105 और 7 चौके 28 हो जाएगा। तो 133 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 133 रुपए। बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है, 133 एकदम सही है। आराम आराम से कर लेंगे, इक्वेशन है, इक्वेशन बनाएंगे, काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन आपको थोड़े अच्छे खासे मिलेंगे। इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, अच्छा एक बार आप लिख रहे हैं इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक बार लिख रहे हैं इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आप ही बता दीजिए क्या पूछता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था, कोई हो पेपर में तो बता दे, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिट थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, इतना मैं मानता हूं, डिजिट चेंज हो सकते हैं। टाइप यही था क्या, टाइप यही था क्या, एक बार बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है और कहा गया है कि एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको बस यहां पे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कभी भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी, किसी रेड लाइट को पार करेगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उसको अपने लंबाई के बराबर दूरी चलनी होगी। दूरी कितनी चलनी होगी, दूरी उसको चलनी होगी अपनी लंबाई के बराबर। दूरी चलनी होगी अपनी लंबाई के बराबर, यानी कि अपनी लंबाई को कितने देर में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि उसकी लंबाई जो कि एल है, और बट्टे में समय यानी कि 20 सेकंड। स्पीड क्या हो जाएगा, एल बट्टे में 20 सेकंड, ठीक है, एल बट्टे में 20 का स्पीड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कहा गया है वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करती है तो इसके लिए क्या करना होता है, इसको अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करना होता है, ठीक है। तो अपनी लंबाई इसकी एल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसकी 200 है, यानी कि इतनी दूरी चलनी होगी, और इस दूरी को वो चलती है 40 सेकंड में। स्पीड यहां से निकल रहा है कि एल बट्टे में 20 है, तो ये बराबर दूरी बट्टे में चाल, दूरी बट्टे में समय बराबर चाल हो जाएगा, एल बट्टे में 20। ये आपका 2 बार में कट जाएगा, तो एल प्लस में 200 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 2L हो जाएगा, ठीक है। इसको यहां लाके माइनस करेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर आपका 200 हो जाएगा। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई 200 आएगी। बिल्कुल सबका आंसर सही आ रहा है। मनीषा कुमारी 100 नहीं आएगा, 200 आएगा। राकेश कुमार साहू 200 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 200 आएगा। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 200 मीटर लंबी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस में जो ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई है, उतनी दूरी इसको चलनी होगी, ठीक है। किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी वस्तु को पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी, रेड लाइट पार करेगी, तो उस केस में क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन पे चलिए, इसको करिए। देखिए कहा गया है एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण आपके 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के दिए गए हैं। आपको यहां पे भुजा की लंबाई याद करनी है। भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो समचतुर्भुज के बारे में ध्यान रखिएगा। समचतुर्भुज यानी कि ये आपका रोम्बस है, ठीक। क्या है ये आपका रोम्बस है। रोम्बस की 2 साइड्स आपको दी गई हैं, डायगोनल्स आपको दिए गए हैं, एक डायगोनल 2 डायगोनल। आपको इसकी भुजा की लंबाई यानी कि साइड ज्ञात करनी है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं यानी इसके जो डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो क्या लग रहा है, अगर एक आपका 16 का है तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये 12 का है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहां पे क्या होता है, एक आपका राइट एंगल का ट्रायंगल बन जाता है। यहां पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक भुजा 8 की है, एक साइड 6 की है, तो ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, आप पाइथागोरस लगाएंगे या फिर आप ट्रिपलेट लगाएंगे तो इस कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और कर्ण की लंबाई ही इसकी
भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर होगी। 20 नहीं आ रहा है, 20 नहीं आएगा, 10 सेंटीमीटर। 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, दो भुजा 6 और 8 हो गई, तो कर्ण आपका ऑटोमेटिक 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, आप लोग आराम से निकाल लेंगे, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर यही आपसे एरिया पूछ देता ना, इस रोम्बस का एरिया बता दीजिए, तो एरिया बराबर क्या होता है, रोम्बस का एरिया बराबर होता है 1/2 गुणे का पहला डायगोनल गुणे में दूसरा डायगोनल। ठीक है, एक डायगोनल है आपका 16 का, 1/2 इंटू 16, और दूसरा डायगोनल है आपका 12 का, तो 2 से 8 बार में कट जाएगा, 12 8 क्या हो जाएगा, ये आपका 96 हो जाएगा, यानी 96 इसका एरिया हो जाता। जो पूछता उस हिसाब से हम लोग कर लेते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो आपको बता रहे हैं ना, लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस चीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपसे गोले के पूछे जा रहे हैं, सिलेंडर के पूछे जा रहे हैं, घन घनाभ। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करके जाइएगा, आगे भी आपका काम आएगा। कोई भी एग्जाम देंगे आप, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे आप, चाहे एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम देंगे तो ये आपका एरिया वॉल्यूम तो आएगा ही। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल दे रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, हर जगह पूछेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में बता दें, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। एसएससी जीडी की क्लास जो है ना 4 बजे से स्टार्ट हो गई है। मैं आपको 4 बजे मैथ्स करा रहा हूं, 4 बजे मैथ्स के आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो डेली 4 बजे जो भी बच्चे एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं, वो सभी लोग उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, तो दिया गया है एक गोले की त्रिज्या, रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर का दिया गया है। कुल सतह का क्षेत्रफल, तो कुल सतह का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए गोले का। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4/3 पाई आर। टोटल सरफेस एरिया की बात है ना, सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई का मतलब है 22/7 और आर है आपका 14 का, तो 14 गुणे का 14 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से 2 बार में कट जाएगा, 14 चौके 56, 56 दूना 112, और इसको मैं 2 गुणे का 11 कर लूंगा, तो 112 गुणे का 224, और 224 गुणे का 11 रहेगा तो करना आसान होगा। 4 2 6 4 2 24 64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, बिल्कुल 24 64। और टीचिंग में भी पूछेगा क्या, अगर टीचिंग में ना, टीचिंग में आपका एरिया और वॉल्यूम आता है, मेंसुरेशन आता है, क्षेत्र मिति पूछी जाती है, जो कि आप एक बार अपने सिलेबस में चेक कर लीजिएगा, तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेट के लिए एसएससी मेकर के ऐप पे बहुत ही अच्छा कोर्स चला हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पेट की तैयारी आपकी हो जाएगी। यूपी SSS पेट की तैयारी हो जाएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो जाएगी। जिस बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम लास्ट में होने वाला है, बाद में होने वाला है, डेट नहीं है, तो वो क्या करे, एसएससी मेकर के ऐप से ग्रुप डी का कोर्स भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो वहां से भी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं। अंकुर कुमार, लेटरल सरफेस एरिया आपका स्फीयर में नहीं होता है, एक ही होता है, या तो टोटल सरफेस दे दे या तो सरफेस एरिया दे दे, सब आपका एक ही फॉर्मूले पे चलता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, इसको जरा ध्यान से करिएगा। किसी समकोण त्रिभुज की भुजा AB और AC के बराबर है। ठीक है, AB AC के बराबर है और कोण A आपका 90 डिग्री का है, यानी कि पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये वाला कोण मेरा A हो जाएगा क्योंकि ये मुझे 90 डिग्री का बनाना है। ये आप B रख लीजिए, ये आप C रख लीजिए। कहा जा रहा है AB AC के बराबर है, यानी AB AC बराबर है, और आपसे क्या करना है, एंगल A 90 डिग्री का है, तो एंगल B और एंगल C का मान आपको ज्ञात करना है। एंगल B और एंगल C का मान आपसे ज्ञात करना है। MTS का फॉर्म आपका दिसंबर में भरा जाएगा। ठीक है, नवंबर या दिसंबर में भरा जाएगा। पहले आपका GD का भरा जाएगा, उसके बाद MTS का भरा जाएगा। ठीक है, पेंसिल वाला अलग था, तो अलग में क्या था बता दीजिए, अलग में क्या था बता दीजिए, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग में भी जो भी होगा ना बताएंगे तो मैं करा दूंगा। ठीक, चलिए जो मेरे पास आया था मैं उस हिसाब से करा दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, कभी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो इसके सामने बनने वाले कोण भी आपके बराबर होते हैं। अगर मैं इसको थीटा कहूंगा ना, तो ये वाला कोण भी मेरा थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं आपके बराबर हैं, त्रिभुज कैसा भी बन रहा हो। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ये अकेला 90 डिग्री बन गया, तो ये दोनों मिला के कितना बन जाएंगे, ये दोनों मिला के भी 90 बन जाएंगे। यानी कि
टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान आपका 45 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों कोणों का आंसर आपका 45 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, इसको करिए जरा। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। त्रिकोणमिति तो बहुत से कम लोग ही समझ पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखने में आपको कुछ भी लग रहा हो, क्वेश्चन आसान है, आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये सब नहीं आता है, कहां नहीं आता है एक बार बता दीजिएगा। सुपर टेट कब होगा, सुपर टेट के बारे में नहीं पता है। एसएससी की पूरी जानकारी है, कुछ भी पूछ लीजिए एसएससी के बारे में, सारी चीजें आपको बता देंगे। कब पेपर होगा, कब फॉर्म आएगा, कैसे पेपर आएगा, कैसा पेपर देना है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे सिलेक्शन के बाद क्या होगा, सारी चीजें पूछ लीजिए। एसएससी के बारे में मुझे पता है, थोड़ा सा मुझे टेट के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप सारी चीजें मैं जान जाऊंगा। देखिए क्या कहा गया है, 1 प्लस में कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर का थीटा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 1 है ना, 1 के बाद में क्या कर लूंगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख लूंगा, और प्लस में मैं कॉस थीटा लिख लूंगा। ठीक है, अच्छा अब त्रिकोणमिति का सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का, ये फॉर्मूला इसको बस यूज कर लेना है। ये होता है ना, इसको मैं यहां कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। अच्छा साथ में क्या है, सेक थीटा है, और गुणे में क्या है आपका टेन थीटा है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इसके जगह पे मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर का थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस का थीटा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, और ये आपका गुणे में है सेक थीटा गुणे का टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा गुणे का टेन थीटा यहां पे आपको दिया गया है। यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, आप कॉस थीटा को कॉमन कर लीजिए तो क्या बच जाएगा, यहां पे आपका कॉस थीटा बच जाएगा, और यहां पे आपका प्लस में 1 बच जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा, नीचे आपके पास 1 प्लस का कॉस थीटा बच जाएगा। गुणे में आपका सेक थीटा है, ये आपका सेक थीटा, देखिए आपको पता है सेक थीटा बराबर मैं 1 बट्टे में कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या करूंगा 1 बट्टे में कॉस थीटा लिख दूंगा, और यहां पे आपका बच जाएगा टेन का थीटा। ये चीज आपको मिल गया। अब देखिए इससे ये आपको कटता हुआ दिख रहा होगा, इससे ये कट जाएगा, कॉस थीटा से आपका कॉस थीटा कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास टेन थीटा बच जाएगा। अब देखिएगा हो सकता है क्वेश्चन में कुछ चेंज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आप लोग कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा करने का तरीका जानते हैं तो कर लेंगे, टेन थीटा इसका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति में सबको दिक्कत होता है, बहुत से लोगों का दिक्कत होता है। एसएससी सीजीएल का मेंस कैसे होगा, मतलब कैसे होगा का क्या मतलब है, कैसे होगा का क्या मतलब है, एक बार बताइएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा तो आपको बताएंगे। देखिए आपको क्या दिया गया है, किसी समचतुर्भुज ABCD, फिर से समचतुर्भुज का क्वेश्चन आया। ठीक है, समचतुर्भुज का क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जा रहा है, तो समचतुर्भुज के बारे में देख के जाइएगा। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का नाम क्या है, ABC और D। ठीक है, क्या है ABCD। अच्छा इसमें कहा गया है कि जो कोण B है ये आपका 40 डिग्री का है, आपसे कोण C का मान आपसे पूछा गया है। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी की क्लास शाम को 4 बजे मैथ, 2 बजे हिंदी जीएस चल रही है। ठीक है, बाकी रीजनिंग की क्लास आपको रात को अजय सर कराना शुरू कर देंगे, तो आपको रात में अजय सर आपको हिंदी कराएंगे। देखिए ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, और ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर होती हैं। चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, किसकी, समचतुर्भुज की। ठीक है, तो जब दो भुजाएं आपस में समांतर हैं तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाता है 180 डिग्री का। ठीक है, इनका योग क्या हो जाता है 180 डिग्री का। तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 140 डिग्री का है। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी का फॉर्म आपका नवंबर दिसंबर में अप्लाई होगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 140 डिग्री हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेएसएससी सीजीएल, झारखंड का सीजीएल, झारखंड वाला नहीं पता है भाई, आप एसएससी सेंटर वाला पूछिए बता देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था कि नहीं एक बार बता दीजिएगा। किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को भेजा है, एक बार कंफर्म कराइएगा। ये शायद सेकंड शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट में ये ऐसा था क्वेश्चन। एक बार बताइएगा ये क्वेश्चन था कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा। नहीं भी होगा तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें आप ब्रेक कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको मैं 15x बट्टे में x लिख सकता हूं, माइनस में 9 बट्टे में x लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 15y बट्टे में y लिख सकता हूं और माइनस में 9 बट्टे का y लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अच्छा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं 15z बट्टे में z और माइनस में 9 बट्टे में z लिख सकता हूं, बराबर ये 0 के है। ठीक है, ऐसा हो गया, यस आया था। ठीक है, आया था, कोई दिक्कत नहीं है। सबको मैंने अलग कर दिया, सबको अलग कर दिए और अलग करने के बाद इस x से ये वाला x, इस y से ये वाला y, इस z से ये वाला z कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, आपके पास बच जाएगा 15 माइनस का 9 बट्टे में x प्लस में 15 माइनस का 9 बट्टे में y प्लस में 15 माइनस का 9 बट्टे z, और ये आपके बराबर बच जाएगा 0 के। ठीक है, आपको अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको उधर उठा के फेंक दीजिए। तो इधर क्या बच जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 यानी कि 45 हो जाएगा। इधर माइनस में है, उधर जाते ही प्लस में हो जाएगा, 9 बट्टे में x प्लस 9 बट्टे में y प्लस में 9 बट्टे का z बच जाएगा। ठीक है, तीनों में से 9 कॉमन कर लीजिए, तीनों में से 9 कॉमन करके इधर कर दीजिए, तो 45 बट्टे में 9 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे में x प्लस का 1 बट्टे में y प्लस का 1 बट्टे में z हो जाएगा। तो 9 से 45 5 बार में कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी आंसर। ठीक है, 5 आपका आंसर आ जाएगा। टीयर 3 में क्या होता है, टीयर 3 रिटन एग्जाम है जिसमें आपको एक एस्से, एक लेटर लिखना होता है। अब लेटर अभी नहीं आ रहा है, 2-3 साल से लगातार आपसे प्रेसी पूछा जा रहा है, प्रेसी राइटिंग आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो चलिए इतने क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मेरे पास प्रॉफिट लॉस के भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट क्या है, उसका डिजिट आपका एग्जैक्ट कट नहीं रहा है, इसकी वजह से मैंने उसको दिया नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस के भी हैं, एक क्वेश्चन बोर्ड से भी आया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका नाव धारा से भी पूछा गया है। तो नाव धारे का कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, नाव और धारा का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए नाव धारा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए धारा आपकी इधर बह रही है, ठीक है, धारा आपकी इधर बह रही है, आप एक नाव लेके जा रहे हैं और नाव भी आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है। नाव की स्पीड आपकी x है और इस धारा की स्पीड क्या है, y है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इधर धारे की दिशा में बहेंगे ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड जो हो जाएगी, आपकी चाल जो हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी नाव की चाल और प्लस में धारा की चाल के बराबर। आपको बता दे, जो आपका ये बोट और ट्रेन दोनों चीजें आपका बस एक फॉर्मूले पे होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टे में टाइम, बस इसी पे आपका क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा केस आपका क्या आता है, नाव आपकी मान लीजिए धारा इधर बह रही है, ठीक है, धारा आपकी इधर जा रही है और आप नाव लेके इधर की ओर बढ़े जा रहे हैं, नाव लेके इधर की ओर बढ़े जा रहे हैं, नाव की स्पीड y और धारा इधर जा रही है, धारा की स्पीड नाव का x, धारा का y। तो इस केस में आपका चाल क्या हो जाता है, ये आपका x माइनस का y हो जाता है। ठीक, बाकी दूरी आपको जो भी दी होगी आप सारी चीजें सेम लगाएंगे। ठीक है, एज कितनी लेते हैं एमटीएस में, एज कितनी लेते हैं, एमटीएस का एज साइज 28 है, एक बार एग्जैक्ट मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन 28 होगा मुझे लग रहा है, जहां तक 10th प्लस पे है 28 होना चाहिए। ठीक है, बाकी सीजीएल में जो एज होता है 28 होता है कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए आपका 30 ईयर होता है। ठीक है, और पूछ लीजिए एसएससी सीजीएल टीयर 3 आपको एक एसे लिखने के लिए दिया जाएगा, एक एसे लिखना होगा, और एक प्रेसी होता है। प्रेसी का मतलब होता है समरी आपको लिखनी होती है, एक पैसेज दिया होता है उसका समरी लिखना होता है। ठीक है, सीएचएसएल में यही आता है, तो एक एसे आता है और एक लेटर आता है। पहले लेटर आता था बट यूएफएम लगा कुछ साल ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेसी आने लगा। और कुछ पूछेंगे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन खत्म है। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करा दो नाव से। देखिए आपको इतना बता दिया ना, स्पीड का बस यहां पे ध्यान रखना है। अब दूरी कुछ भी हो, नाव का चाल कुछ भी हो और स्ट्रीम का चाल कुछ भी हो, उस हिसाब से आप लोग सेट करेंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह 9 बजे। 9 बजे मैं इसी के बेसिस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा आरआरसी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, और 4 बजे मैं आपसे मिलूंगा। एसएससी सीजीएल का फॉर्म इसी महीने में भरा जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन है मेरे पास। 330 रुपए में 12% का लॉस होता है, लेकिन ये 337 में देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। देखिए किसी वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता है, किसी वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता है, तो लॉस होता है 12% का।
ठीक है। लॉस होता है 12% का। इसका दूसरा क्या था बता दीजिएगा, क्या है? 337.5 है क्या? 337.5 में बेचा जाएगा तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा, आपको यह बताना है। बस आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, किसी वस्तु को जब 330 में मैं बेच रहा हूं तो 12% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये सीपी का क्या है? सीपी का 88% बराबर क्या है? सीपी का 88% लॉस हो रहा है, तो ये आपका 330 है। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी बराबर हो जाएगा 330 बट्टे में 88, और प्रतिशत है तो बट्टे में 100 आएगा, तो मैं गुणे में 100 कर लूंगा। 11 से 8 बार में कटेगा, 11 से 30 बार में कटेगा। ऊपर हो जाएगा आपका 3000 और नीचे हो जाएगा आपका 8। इसको काटेंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा, 60 बचेगा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी कि क्रय मूल्य 375 रुपए हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य आपका 375 रुपए हो जाएगा। अगर आप इसको 337.5 में बेचते हैं तो आपको बताना है कितने की लाभ और कितने की हानि हुई। तो यहां पे आपको हानि होता हुआ दिख रहा है, आपको बस ये बताना है कितने का लाभ या हानि हुआ। परसेंटेज दिया होगा तो परसेंटेज आप लोग निकाल लीजिएगा। 27 है एज, तो आप सीजीएल का फॉर्म भर दीजिए, सीएचएसएल भर दीजिए, एमटीएस भी भर सकते हैं, जीडी नहीं भर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन खत्म करें। एमटीएस हवलदार का रिजल्ट कब तक आएगा? आ जाएगा बहुत जल्दी, आंसर की तो आ ही चुका है, रिजल्ट भी आ जाएगा आपका। चलिए, रिजल्ट आएगा, साथ में आपका अगला एमटीएस भी आ जाएगा। तो आज के सेशन को खत्म करते हैं यहीं पे। कोई भी सवाल हो आपके पास, आप लोग पूछ सकते हैं। सुबह मिलेंगे 9 बजे ग्रुप डी की क्लास में, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। आप देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं और इसी बेस पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रहे हैं। ठीक है, इस बेस पे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। संतोष जी 20 साल एज है, तो आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 साल एज है, आराम से भरिए, सीजीएल वगैरह का फॉर्म निकालिए। 20-21 साल में सीजीएल, तब मजा आएगा। चलिए, अब 29 एज हो गया, 10% का लॉस आ रहा है। जो भी आ रहा हो, प्रतिशत में होगा तो प्रतिशत निकाल लीजिएगा, नंबर में होगा तो नंबर निकाल लीजिएगा। 15 को एग्जाम है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन भी भेजा करिए। आज क्वेश्चन भेजे थे बच्चे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग क्वेश्चन भेज रहे थे। नंबर आपके डिस्प्ले पे चल रहा है, इसी नंबर पे आप लोग क्या करिए, इसी नंबर पे आप लोग क्वेश्चन भेज दिया करिए। पूरा सवाल करवाया करिए। पूरा सवाल बचा क्या है उस सवाल में? प्रॉफिट लॉस निकालना है। एसएससी जीडी में एज आपकी 23 साल होगी, 23 या 24 ऐसे होगी। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन खत्म करते हैं। सीजीएल मैथ का कोई कोर्स मेंस के लिए मेंस का एग्जाम होगा तो आपको कोर्स करा देंगे। ठीक है, चलिए, मेंस का एग्जाम अभी तो है नहीं, अभी तो आपका प्री ही होगा नवंबर में, उसके बाद आपका 3 महीने बाद मेंस पड़ेगा। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी, इसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में। एसएससी जीडी और एमटीएस में अलजेब्रा नहीं आता है। चलिए, तो आपसे मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सुबह 9 बजे लाइव आते हैं, इवनिंग में 7 बजे।